नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रज राकेश टंडन और हमें लिखना पड़ा वेंटिलेटर पर सिस्टम। जी हां, क्योंकि वाकई सिस्टम वेंटिलेटर पर आ गया है। देश में कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं। कोरोना का कहर हर ओर बरपा हुआ है। क्या शहर, क्या गांव, क्या गली, क्या मोहल्ले, आदमी बेबस नजर आ रहा है और सियासतदार राजनीति में व्यस्त हैं। यही रही तो वैक्सीन पर सियासत पूरी की जा रही है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि कहीं अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस को अंदर ही नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि अस्पताल में बेड उपलब्ध ही नहीं है। तो कहीं कुर्सी पर ऑक्सीजन देकर मरीज के मरने का इंतजार किया जा रहा है, कहीं एक ही बेड पर कई मरीज एक साथ लेटे हुए हैं। यह हाल शहरी इलाकों का है, तब ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। एक और सरकारें बात कर रही है कि कैसे समस्या सुलझाई जाए, लेकिन ठीक एक साल पहले समय जब कोरोना का संकट आया था तो हमने इसे अनजान थे। हो सकता है हमें संभलने और समझने का समय ना मिला हो, लेकिन एक साथ बाद भी फिर भी वैसे ही हालात हैं। सिस्टम की बेबसी समझ से परे है। सिस्टम की इसी नाकामी को हमने नाम दिया है वेंटिलेटर पर सिस्टम। और ऐसे हालात क्यों हैं, क्यों हमने सबक नहीं लिया, इन सभी मुद्दों पर हमें चर्चा करना होगा अपने मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले देश के कुछ शहरों के हालात हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहां कहीं कोरोना बिल्कुल बेकाबू हो चुका है, कहीं वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो चुके हैं, कहीं सिर्फ अपना टेस्ट कराने के लिए ही लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा है। रिपोर्ट देखिए। पा रहा है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इन सेंटर्स पर जो जांच कराई गई थी, लगभग भोपाल में 5600 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 1694 लोग पॉजिटिव निकले हैं। भोपाल में ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो 24 घंटे में 12,897 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 72 मौतें सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी 12 मौतें बताई जा रही हैं, लेकिन जो शमशान घाट है वहां पर 122 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस तरह बिगड़ती जा रही है भोपाल में। हालात ये हैं कि अब सख्ती सरकार को करना पड़ रहा है और यही वजह है कि रोड पर सख्ती दिख रही है। साथ ही 30 अप्रैल तक शादी समारोह और अन्य किसी भी तरह के आयोजनों पर भोपाल में रोक लगा दी गई है। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के तमाम इंतजामों के बावजूद भी कोरोना बेकाबू हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई पूरा 1 महीना बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना के मामले कम होने के बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 से क्या है एमपी का हाल और इससे कितने लोग प्रभावित हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन। शुरू हो गए। इस वक्त मैं बीकेसी जंबो सेंटर में हूं और ये जो है पूरे देश का एकमात्र सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर देखिए कि बोर्ड लगा दिया गया है कि वैक्सीन नहीं है और साथ में ही जो है लोगों को भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। इसके बाद जब वैक्सीन आएगा तभी उनको जो है यहाँ पर आना है। वैक्सीन का स्टॉक कब आएगा इसके बारे में कोई भी जानकारी यहाँ लोगों को नहीं दी जा रही है। सिर्फ हेल्पलाइन नंबर जो है वो यहाँ लगा दिया गया है, क्योंकि वैक्सीन ना होने के कारण जो है इस सेंटर को बंद कर दिया गया है। साथ में ही जो है ये भी कहा जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में जब वैक्सीन का नया स्टॉक आएगा तब इस सेंटर को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। ये बताइए, आपको पता था कि ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है बंद कर दिया गया है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है? नहीं, आई डिडंट नो दिस। आपको कब पता लगा कि आपको कोई मैसेज आया था? Just 15 minutes ago we got to know. Yesterday I took an appointment online and I was called to Holy Family Hospital. I went there, they said it's out of stock. From there I went to Lilavati, it's out of stock and it was shut. Then I've come here just now and I'm seeing out of stock again. What are we coming to? तो लोग जो है अलग अलग अस्पताल में जा रहे हैं, वहीं उनको बताया जा रहा है कि वैक्सीन का जो है स्टॉक्स नहीं है, जिसके बाद आज सवेरे 9 बजे जो है बीकेसी का ये जो सेंटर है उसको बंद कर दिया गया है और साथ में ही यहाँ पर बोर्ड भी लगा दिया गया है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। कैमरामैन रमेश के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। ये मुंबई की ग्राउंड रियलिटी हमने आपको दिखाई, जहां लोग बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए आए हैं लेकिन वैक्सीन खत्म हो चुकी है। रुक कर लेते हैं हरियाणा का। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना टेस्ट कराने के लिए लंबी कतारें लगी हैं। रिपोर्ट देखिए।
कोरोना कितना खतरनाक होता जा रहा है इसका अंदाज़ा इसी तस्वीर से लगाया जा सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के पुराने सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं और किस तरह से एक लंबी कतार यहाँ देखी जा सकती है। लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि गुरुग्राम में पिछले 3 दिनों से लगातार 2000 से ऊपर मामले सामने आए हैं, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से मामले बढ़े हैं, करीब 12,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले अभी तक गुरुग्राम में पहुँच चुके हैं, जो कि दूसरा चरण कह सकते हैं। जिस तरह से जो टेस्टिंग है वो लगातार बढ़ाई गई और करीब 16,000 जो टेस्टिंग है वो 2 दिन में की जा रही है, यानी कि 7,000 से ज़्यादा टेस्ट कोरोना के एक दिन में किए जा रहे हैं। अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं और वहाँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जा सके, इसी उद्देश्य के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार काम कर रही है। फिलहाल जिस तरह से ज़रूरत है वो यही ज़रूरत है कि लोग एहतियात बरते, सावधानी बरते, तो शायद आज ये तस्वीर देखने को नहीं मिलती। लेकिन बढ़ते हुए इन मामलों के बीच निश्चित तौर पर लोगों को इस जिम्मेवारी समझनी होगी कि जिस तरह से कोरोना ने अपना एक बार फिर कहर बरपाना शुरू किया है, उसके बाद न तो हॉस्पिटल्स में जगह नजर आ रही है और ऑक्सीजन की भी जो मात्रा है वो लगातार कम हुई है, सिलेंडर्स कम हुए हैं और एक इस तरह की स्थिति बनती जा रही है कि लोग करें तो करें क्या। लेकिन फिलहाल अब ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझने की, एहतियात बरतने की, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़े हैं, तो उस बीच सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल एक ही रास्ता नजर आता है, क्योंकि एक तरफ वैक्सीन को लगातार लगाया जा रहा है लोगों को और अब ये भी घोषणा की गई है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो युवा हैं, व्यक्ति हैं, उनको अब ये वैक्सीन लगाई जाएगी। चौथे चरण में 1 मई से चौथा चरण शुरू होगा। लेकिन इस बीच जब तक सभी लोगों को वैक्सीन ना लग जाए, इतने लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़े हैं, तो उस बीच सीधे तौर पर ये ध्यान रखना होगा कि मास्क और 2 गज की दूरी, क्योंकि मास्क ही एकमात्र ऐसा सहारा है इस वक्त जो दवाई के अलावा आपको बचा सकता है इस अदृश्य दुश्मन से। और ये जिम्मेवारी खुद लोगों को समझनी होगी, तभी जाकर इस अदृश्य दुश्मन पर कहीं ना कहीं नकेल कसी जा सकती है। गुरुग्राम से कैमरा गीतम के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। डिबेट पर हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर खुद जानकारी दी है। राहुल में कोरोना के हल्के लक्षण हैं। जो लोग, और उन्होंने अपने ट्वीट पे लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं कृपया अपना टेस्ट करवाएं। राहुल गांधी लगातार एक्सटेंसिवली कैंपेन कर रहे थे 5 राज्यों में। बंगाल भी एक बार गए थे, उसके बाद बंगाल की जो रैली थी उसको कैंसिल कर दिया था और अब आज जानकारी दी है उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया था। 2 दिन पहले उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित किया गया था, फिर टेस्ट हुआ था। टेस्ट के बाद आज राहुल गांधी ने खुद ये जानकारी दी है ट्विटर के माध्यम से कि वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और अपने आप को आइसोलेट उन्होंने किया है और अपील करी कि जितने लोग भी उनके टच में आए हो, उनके आप कह सकते हैं उनके पास गए हो, मिले हो, मीटिंग्स में मिले हो या फिर प्रचार के दौरान मिले हो, वो सब अपना टेस्ट कराएं। इस वक्त की बड़ी खबर, कल डॉक्टर मनमोहन सिंह की खबर आई थी और आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की खबर आई है कि वो कोरोना संक्रमित पाए गए। मोबाइल फोन से कोरोना भाग गया था। देश के कई राज्यों में हालात बेकाबू हैं, लेकिन बेकाबू है और इसी से जुड़े हमारे कुछ सवाल हैं, जो बुनियादी सवाल हैं जिनके हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे पास होगा, लेकिन सवाल क्या है पहले ये हम आपको बता देते हैं। देश में कोरोना पर इतना मिसमैनेजमेंट आखिर क्यों है? जी हां, इतना मिसमैनेजमेंट कोरोना को लेकर क्यों है? पिछली त्रासदी के बावजूद राज्य सरकार ने सबक क्यों नहीं लिया? यानी पहले मिसमैनेजमेंट और अब उससे सबक क्यों नहीं लिया? पिछली त्रासदी हुई थी, उससे सबक हमको लेना चाहिए था। क्या ये सबक ले रहे हैं? और ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। सरकार ने हर चीज अनदेखी कर रखी, सरकार ने उसको अनदेखा किया जो पहले होना चाहिए। पिछले कई महीने से राज्य सरकारें आखिर क्या कर रही थी? उनको क्या नहीं पता था कि आने वाले समय में और भयावह स्थिति हो सकती है? राज्य सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। जी हां, चौथा, वैक्सीन की कालाबाजारी पर रोक आखिर क्यों नहीं लग पा रही है? रेमडेसिविर, फेविफ्लुइड, जितने भी आप कह सकते हैं दवाइयां हैं जो इस वक्त आपको मुहैया करानी चाहिए जिनको कोविड पॉजिटिव आ रहा है, उन सब की काला बाजारी हो रही है। जी हां, हमारे साथ एक पैनल भी, बड़ा पैनल जुड़ेगा।
और बड़े पैनल से हम इन चारों सवालों के इर्द गिर्द सवाल के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश में हालात क्या है और सिस्टम वेंटिलेटर पर क्यों आ गया है। हमारे साथ पैनल में कौन कौन होगा ये हम आपको बता देते हैं। हमारे साथ पैनल में होंगे बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली साहब, अभिषेक दत्त साहब जुड़ेंगे हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की बात रखेंगे, साथ ही साथ किशोर तिवारी जुड़ेंगे शिवसेना से हमारे साथ, और आशीष टंडन जो कि सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं वो हमसे जुड़ेंगे, और सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी की तरफ जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त अभिषेक दत्त हमारे साथ है। अभिषेक, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। अभिषेक, जो बुनियादी सवाल है और जो आज टाइटल हमने दिया है कि वेंटिलेटर पर सिस्टम है, कैसे आ गया वेंटिलेटर पर सिस्टम? कोई तैयारियां नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, आखिर क्या एक साल में सरकारों ने कोई सबक नहीं लिया? देखिए, एक साल पहले मैं फिर से दोहराऊंगा कि एक अनप्लान्ड लॉकडाउन को हमारे देश में अनाउंस किया गया था। तो देश की जो समस्याएं थी वो बहुत स्पष्ट थी। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, माइग्रेंट्स के प्रवासी मजदूर हैं, और साथ में अस्पतालों का एक तरीके से सेटअप और टेस्टिंग। आज एक साल बाद भी कोरोना लॉकडाउन 2.2 बात करें 2.0 की, वहां भी देश उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले एक साल में केंद्र सरकार ने ऐसी क्या योजनाएं बनाई ऑक्सीजन को लेके, मेडिसिन को लेके, टेस्टिंग को लेके, और आज जिस तरीके से कोरोना हमारे देश भर में फैल रहा है, मैं कहीं जैसे महाराष्ट्र का, दिल्ली का, इन स्टेट का एग्जाम्पल दूंगा जहां बियॉन्ड कंट्रोल कोरोना वायरस की बीमारी कोविड जो फैले जा रहा है। परंतु प्रॉब्लम क्या है? मरीज अस्पताल में जाता है, बेड नहीं मिलता, एम्बुलेंस नहीं मिलती, आईसीयू के बेड्स नहीं मिलते, सिलेंडर, ऑक्सीजन। आपसे बात करते करते मुझे व्हाट्सएप और एसएमएस आ रहे हैं कि मेडिसिन कहां से मिलेगी, दिल्ली में ऑक्सीजन। अगर सरकार, केंद्र सरकार ने एक रोल प्ले करा होता, सबके साथ में इन्होंने एक रेगुलर टॉक रखी होती, प्रधानमंत्री जी ने इसको लीड करा होता, तो शायद इस बीमारी से हम लड़ पाते। मुझे लगता है अभिषेक कमी कहां रही, वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार हम तैयार नहीं थे, हमारे पास पीपी किट्स नहीं थी, मास्क नहीं था, सैनिटाइजर नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसकी तैयारी हुई, आत्मनिर्भर भारत का एक नारा दिया गया, कहा पीपी किट यहां बन रही है, सैनिटाइजर, मास्क सब कुछ बन रहा है, वेंटिलेटर्स भी प्रोक्योर किए गए। लेकिन उसके बाद भी जब ये वेव हम देख रहे हैं तो हम लग रहा है कि बिल्कुल सरकार, सिस्टम, सब कुछ बेबस नजर आ रहा है। देखिए, कमी कहीं ना कहीं नियत में रही, प्रायोरिटीज में रही। जिस देश में चुनाव प्रायोरिटी होगा, इलाज प्रायोरिटी नहीं होगा, जहां दिन में प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करते हैं और शाम को आके कोरोना के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अभी आप ही के एक प्रवक्ता ने बोला, आप ही के एक न्यूज रिपोर्टर ने बोला कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक आपको 2 गज की दूरी और मास्क का इस्तेमाल करना है। ठीक है अभिषेक, ठीक है आपसे कि आज जब देश के अंदर अगर कल के आंकड़े देखें 2,75,000 केसेस देश भर में आ रहे हैं, मैं मानता हूं उसमें से 60,000 महाराष्ट्र में भी आ रहे हैं। चलिए हमसे अभिषेक एक मिनट, क्योंकि आपने एक बुनियादी सवाल विपक्ष के तौर पर उठाया है तो इसका जवाब भी हम ले लेंगे। हमारे साथ सोमनाथ भारती भी जुड़ गए हैं। सोमनाथ जी, सवाल यही उठ रहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया है, लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं इस लॉकडाउन को, कि हाँ ये लॉकडाउन लगाया गया है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। सवाल बड़ा यही है कि सरकारों ने जो तैयारी करनी चाहिए थी, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, क्या उस लेवल पर तैयारी नहीं हुई? इसीलिए ये बात कही जा रही है कि वेंटिलेटर पर सिस्टम आ गया। और कल अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही, और मतलब मैं एज ए जर्नलिस्ट में एडमायर करूंगा कि एक पॉलिटिशियन सच बोल रहा था और एडमिट किया कि हमारा सिस्टम चरमरा सकता है, इसके अलावा सिस्टम हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है इससे ज्यादा पेशेंट्स को। तो आखिर ये नौबत कैसे आई? क्या बैकअप प्लान में, फ्यूचर प्लान में, प्रोक्योरमेंट में, प्लानिंग में, या फिर अंदेशा ही नहीं था कि वापस कोविड मार सकता है? देखिए, मुश्किल क्या है कि इस वक्त हम कुछ भी ब्लेम गेम नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त राजनीति ना करके हम लोग सब काम पे ध्यान दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन साथ साथ में इस वक्त जो दिखने को आ रहा है कि प्रायोरिटीज कहां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या माननीय मोदी जी या माननीय अमित शाह जी या माननीय पीयूष जी, इन सब ने बार बार जिस तरह से बातें की हैं, लगता है कि उनकी प्रायोरिटीज कोविड से देश को बचाना नहीं है। दिल्ली की मुश्किल स्थिति क्या है कि दिल्ली से आशाएं सबको हैं, लेकिन जिस तरह का हमें साथ मिलना चाहिए था केंद्र सरकार से मिल नहीं पा रहा। दिल्ली है इस वक्त कैटर कर रहा है नोएडा के लोगों को भी, गुड़गांव के लोगों को भी, हरियाणा को भी, यूपी को भी, अन्य प्रदेशों से लोग यहां पे आते हैं। लेकिन जब बात ऑक्सीजन की आई तो वहां पे साथ ना मिला, जब बात वैक्सीन की आई तो वहां पे साथ ना मिला।
मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जो इस बार या तो इनको पता नहीं ये कुछ भी हो जाने को दे रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है देश के बारे में, देश की जनता के बारे में। जहां एक तरफ आप सवेरे कहते हैं कि जी, आप शाम कहते हैं जी कि 2 गज की दूरी होनी चाहिए, आप ये करें आप वो करें, लेकिन सवेरे आप रैलियां के ऊपर रैलियां करते हैं, तो प्रायोरिटीज कहां हैं आपकी? देश ताक रहा है, देश देख रहा है। सोमनाथ जी, तो पहले मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी हैं, सोमनाथ जी, आपकी इस बात से, सारी बातें साफ-साफ कह दी कि क्या हमारी मुश्किल है। सोमनाथ जी, इस बात से हम बिल्कुल आपके हैं कि रैलीज नहीं होनी चाहिए, सबने अपनी रैली छोड़ दी। मैं एक छोटा सा आपसे सिर्फ सवाल करना चाहूंगा और उसका एक 30 सेकंड में अगर आप आंसर देते कि क्या इस बात का अंदेशा नहीं था सरकारों को कि वापस कोविड अटैक कर सकता है? क्योंकि 25,000 पेशेंट्स के बाद ही अगर कोई व्यवस्था, वो भी दिल्ली जैसे शहर की, चरमरा जाए तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि और जो छोटे शहर हैं देश भर के अंदर, उनका इस वक्त क्या हाल होगा? नहीं, हुआ ये कि जो हमारी तैयारी कोरोना वेव 1 के अंदर थी, इस बार स्ट्रेन डिफरेंट है, इसका अटैक बहुत ज्यादा है, अनप्रेसिडेंटेड है। उसके ऊपर जो दिल्ली है बीइंग कैपिटल, हरिद्वार से भी लोग यहीं आ रहे हैं, कलकत्ता से भी लोग यहीं आ रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, किसी कोरोना जांच नहीं हो रही। मुझे लगता है इस वक्त माननीय केजरीवाल साहब ने बड़े माइल्ड रूप में हर संकेत दिए कि भाई हमें सहायता नहीं मिल रहा, हमें साथ नहीं मिल रहा। अब ये देखिए पीयूष जी क्या कह रहे थे, पीयूष गोयल साहब क्या कह रहे थे कि भाई ऑक्सीजन जिम्मेदारी है स्टेट की, आप सबको सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं, ठीक है, और जिम्मेदारी स्टेट की कर देते हैं। एग्रीड। सोमनाथ केजरीवाल साहब थक गए कि भाई 65% लोग 45 ईयर से नीचे के हैं। अब जाकर के उन्होंने किया है, भाई जो आदमी जिसको वैक्सीन चाहिए उसको आप दे नहीं रहे हो, तो मुश्किल लगता है कि भाई इनकी प्रायोरिटीज क्या है, क्या चिंतित है। ठीक है सोमनाथ जी, आपने क्लैरिटी दे दी कि दिल्ली के ऊपर अब आसपास के राज्य है, और ये बात सच है कि कहीं से भी कोई क्रिटिकल केस होता है तो दिल्ली आता है, दिल्ली उसको एक्सेप्ट भी करता है। मैं किशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, शिवसेना के लीडर, उनके पास चलूं, लेकिन उससे पहले क्योंकि स्ट्रेन की बात हो रही है, ऑक्सीजन की बात हो रही है, बेड्स की बात हो रही है, हमारे साथ सीनियर पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष टंडन भी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, बार बार इस बात की चर्चा हो रही है कि हम एक साल में अपनी तैयारी क्यों नहीं कर पाए। आप क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं, पल्मोलॉजिस्ट हैं, क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी से आप डील करते हैं, क्या तैयारियां कम है, चाहे वो राज्य हो या केंद्र हो? जितनी तैयारियां होनी चाहिए थी बेड्स की, आईसीयू की, ऑक्सीजन की, मेडिसिन की, क्या हम उसमें लैग करते हैं डॉक्टर साहब? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि शायद लैग करते हैं, बट शायद हम लोगों ने इसको फोर्स ही नहीं किया था कि इतना ह्यूज पैंडेमिक सेकेंड वेव का होगा। प्रोबेबली दैट मे हैव बीन ए मिसकैलकुलेशन। तैयारियां रही हैं, डॉक्टर्स के तरफ से कभी कोई कमी नहीं रही है, और डॉक्टर्स आज भी इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड दे आर स्टिल फाइटिंग, whether it is from the government point of view, whether from the private point of view, whether from the corporate doctors, everybody is trying to his level best, and they are hand in hand with every machinery. Whatever they are being called for, they are doing it 24/7. And that is the major achievement why the patients are getting cured despite of limited resource. डॉक्टर साहब, जो सवाल है, जो बुनियादी 4 सवाल है अब कि ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर नहीं मिल रही, फेबीफ्लू नहीं मिल रही है, बेड्स नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये तो अब आप कह सकते हैं इसकी तैयारियां होनी चाहिए थी, बजटरी एलोकेशन होना चाहिए था, ये तैयारी होती है। आपको लगता है कि जिस हिसाब का अटैक है इस वेव का, उस हिसाब से हम बहुत लैग कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद ये कैलकुलेशन या अंडरस्टैंडिंग में हम थोड़ा सा कहीं पे कमजोर पड़ गए कि शायद फर्स्ट वेव इतने अच्छे से हम लोगों ने कंट्रोल किया है कि हमको ये उम्मीद नहीं थी कि शायद ये सेकंड वेरिएंट या जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन आएगा उससे इतना ज्यादा जो है वो इन्फेक्शन होगा, उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा होगी और उसकी मॉर्बिडिटी कहीं ज्यादा होगी कंपेयर टू द प्रीवियस वंस। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आता हूं डॉक्टर साहब, मैं आता हूं आपके साथ। हमारे साथ राजीव जेटली भी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। राजीव जी, जो उम्मीद थी कि जो एक बैकअप होना चाहिए था सरकारों के पास, केंद्र सरकार के पास, वो बैकअप नहीं दिख रहा है। आप देखिए सिस्टम जो है वो चरमरा रहा है, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, लोग बेड्स नहीं है, अस्पताल के बाहर एम्बुलेंसेस की लंबी लाइन पड़ी हुई है। तो क्या हम तैयार नहीं थे इस वेव से लड़ने के लिए?
देखिए, हम पूरी तरह से तैयार थे और केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई थी, इस योजना के तहत लगभग 85 दिनों के अंदर 10 करोड़ वैक्सीनेशन भारत के अंदर की है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन है। आप उसको जनसंख्या की बात से भी देखें, ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए, फिर भी ब्लेम जा रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति आज की डेट में जब टीवी में देखता है तो उम्मीद के साथ देखता है कि मेरे लिए क्या किया जा रहा है, क्या मेरी राज्य स्वास्थ्य सरकार के द्वारा। मैं अगर शायद टीवी पे आपको बोलूंगा तो ये बात बोलूंगा कि हमने 163 ऑक्सीजन प्लांट की मंजूरी दी है, जिसमें से 33 लग करके तैयार हो गए, विभिन्न राज्यों में लगाए गए। वो जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक। नहीं, राजीव जी आप मैं वैक्सीनेशन पे बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूं। वैक्सीनेशन ड्राइव वन ऑफ द बेस्ट ड्राइव इन द वर्ल्ड है, और अब 18 साल वाली जो आपने एक कैपिंग करी है, मुझे लगता है ज्यादा वैक्सीनेशन होगा। मैं बात कर रहा हूं कि जो बजटरी एलोकेशंस हुआ, जो बजट की स्पीच में निर्मला जी ने कोविड के बारे में बोला था, तो जो प्रोक्योरमेंट ऑक्सीजन का, आईसीयूज का, बेड्स का होना चाहिए था, क्या वो प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाया? जिसकी वजह से, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, अगर छोटे छोटे शहरों की आप तस्वीर हम लोग सुबह से दिखाते हैं राजीव जी, आप देखेंगे तो आपको शायद आंख में आंसू आ जाएगा। एम्बुलेंस की कतारें लगी हैं गुजरात के अंदर। मुंबई में एक बाहर आप कह सकते हैं जो वेटिंग एरिया होता है, वहां 2-2 पेशेंट हैं, ऑक्सीजन नहीं है, लोग तड़प रहे हैं। देखिए, एक बात से तो इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इतनी बड़ी पैंडेमिक हमें फेस करना पड़ेगा, इस लेवल पे स्ट्रेन होगा कि वो इतना डेडली होगा, इतना डैमेजिंग होगा, ये अंदाजा नहीं था। वैक्सीनेशन का अंदाजा था, वैक्सीनेशन कैसे करवानी है, ऑक्सीजन के लिए क्या उपलब्ध, क्या रिसोर्सेज देने हैं, वो केंद्र सरकार ने तैयारी करी। अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों को भी, अभी ये क्वेश्चन उठेगा, मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूँ आपको, गवी अलायंस के तहत दूसरे देशों को भी इंजेक्शन दिए गए, क्योंकि वो एक ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया में, विश्व भर के अंदर 50% जो वैक्सीनेशन बच्चों की होती है वो गवी करती है, तो उसमें पूरी दुनिया का योगदान रहता है, तो हमने भी उसमें अपना योगदान दिया। इसके साथ साथ राज्य सरकारें, बहुत सारे मुख्यमंत्री आपने देखा कि चैनलों के ऊपर बैठे, विभिन्न चैनलों पर बैठे, शायद आपके चैनल पे भी बैठे होंगे जी। और जो केंद्र की सरकारी थी, केंद्र की तैयारी थी, उस तैयारी से मुख्यमंत्री खुद संतुष्ट नजर आए। उन्होंने खुद इस बात को रखा। देखिए राजीव जी, हम सब एक साथ हैं, इस पर कोई राजनीति की बात नहीं, क्योंकि आपने राज्य सरकार की बात उठाई है। हमारे साथ किशोर तिवारी भी जुड़ रहे हैं, जो कि शिवसेना रिप्रेजेंट करते हैं। किशोर जी, महाराष्ट्र की जो टैली है वो बिल्कुल अलग चल रही है। हम देख रहे हैं देश की टैली अलग है, महाराष्ट्र की टैली अलग है। सबसे ज्यादा संक्रमण दर अगर कहीं है तो वो महाराष्ट्र में है। कहां लैक कर गई शिवसेना? क्या जो सिनेरियो था, जैसा लोग कह रहे थे कि जो प्रिपरेशन होनी चाहिए थी, क्योंकि पिछली बार भी आप कह सकते हैं एपी सेंटर महाराष्ट्र ही था, और इस बार भी सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में ही है, और सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी महाराष्ट्र में आ रही हैं। क्या जजमेंट ठाकरे साहब का ठीक था? वो समझ नहीं पाए कि हाँ इतना भयानक वेव हो सकती है? नहीं, ये देखो, सोमनाथ चटर्जी, राजीव जेटली या डॉक्टर टंडन ने भी बताया कि म्यूटेटेड वैक्सीन जो है या रजिस्टर्ड वायरस जो है, ये वायरस इतना जोर पकड़ेगा ऐसा सोचा नहीं था। देखो, 15 मार्च तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही वैक्सीनेशन बाहर भेजने का रिजल्ट किया था। 15 मार्च को ही हमने रेडमी फीवर भी बहुत एक्सपोर्ट के लिए निकाली थी, लेकिन अचानक 15 मार्च से लेकर हम देखते हैं तो 15 अप्रैल तक हमारा पूरा का पूरा चार्ट ही कहीं के कहीं चला गया। देखो, महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस 30,000 थी जब यह वेव चालू हुई, और अभी हमारे पास 7 लाख एक्टिव केसेस है। भारत में भी यही है। अब भारत में 2,75,000 जब केसेस आ रही है, तो महाराष्ट्र में भी 60,000 केसेस आ रही है। मैं केसेस, किशोर जी, मैं केसेस किशोर जी, मैं बिल्कुल केसेस पे बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात ये कर रहा हूं कि राज्य सरकार की तैयारियां क्या थी। महाराष्ट्र विकसित प्रदेश है, हम इस पर चर्चा करेंगे कि राज्यों ने क्या तैयारी करी और देश की सरकार ने क्या तैयार करी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक आप देखते रहिए। हमारे साथ अभिषेक दत्त हैं, सोमनाथ भारती हैं, किशोर तिवारी हैं। सोमनाथ भारती साहब हैं आम आदमी पार्टी से विधायक, और सीनियर पल्मोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष टंडन हमारे पास है। फिर से शुरुआत करूंगा किशोर तिवारी जी, आप, क्योंकि ब्रेक से पहले आप ही से बात हो रही थी, मैं पूछना चाह रहा था, मुंबई एक विकसित राज्य है, आपकी सरकार है वहां पर, आपने तैयारी क्या करी? क्यों नहीं ऑक्सीजन प्रोक्योरमेंट थे? क्यों नहीं बेड्स बढ़ाए गए? क्यों नहीं दवाइयों का प्रोक्योरमेंट हुआ? इतनी बेबस मुंबई और महाराष्ट्र में सरकार क्यों दिख रही है? देखो, मुझे पूरा बोलने देना। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपने मुझे बंद किया इसलिए मैं बोलता हूं। नहीं, उस समय ब्रेक आ गया था, किशोर जी, इसलिए मैं रुका। आप अपनी बात पूरी करिए
जी रजत, मैं बात बता रहा हूं कि ये कोरोना आने के पहले महाराष्ट्र में 60,000 बेड की हमारी उपलब्ध थी। हमने 3 लाख बेड बढ़ाए, हमने हमारे मेगा हॉस्पिटल भी खोल के रखे। और एक बात, पहले मेरे 2 एडमिशन ले लो तुम। लीजिए। जिस प्रकार से आज महाराष्ट्र पे संकट है, तो बेड उपलब्ध नहीं है, वेंटिलेटर की भारी कमी है, रेडमी फीवर की भारी कमी है, ऑक्सीजन की भारी कमी। अब आपने ऑक्सीजन की बात की, हमने हमारी कैपेसिटी 1.5 गुना की थी पिछले साल, जो हमारे को पेशेंट आए थे उसके हिसाब से। अभी समझ लो आप, हमारी 1200 केएल थी, एक दिन में 1400 केवल ही, अब सीधी 2400 केएल हो गई। अब तो ये जो परिस्थिति आई है, तो मेरे ख्याल से यहाँ आशीष टंडन ही समझ सकेंगे कि ये एयरबॉर्न भी है। देखो, हमें तो पहले लॉकडाउन का प्रोटोकॉल भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, हम ट्रेसिंग की बात कर रहे थे, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। एक बार फिर डॉक्टर आशीष टंडन को लाऊंगा बीच में। डॉक्टर साहब, एयरबॉर्न पर लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि एयरबॉर्न है या नहीं है। दूसरा, इसका पीक को लेकर बहुत चर्चा है कि क्या पीक इसका कब देखा जाएगा, कब तक ऐसे ही झेलना पड़ेगा कोविड को हमें? डॉक्टर आशीष टंडन। देखिए, ऐसा है कि जो भी देखने से मिल रहे हैं, आंकड़े मिल रहे हैं जी, और जो हम लोग अपने आसपास की वस्तुतः स्थिति देख रहे हैं, उससे देख के ये लगता है कि शायद ये एयरबॉर्न है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वो कहीं गए नहीं, कहीं आए नहीं, कोई मेड नहीं आई, कोई किसी के टच में नहीं आया, उसके बाद भी वो कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनकी ओल्ड एज है और वो पॉजिटिव है। तो इससे बिल्कुल ये सोचने पे विवश हो जाते हैं कि हाँ, ये एयरबॉर्न हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा जो है पीक कब होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी शायद पीक नहीं हुआ है, केसेस अभी बढ़ेंगे और शायद 1 महीने के अंतराल पे ये पीक देखने को मिलेगा, ऐसा अनुमानित है। एक छोटा सा कमेंट डॉक्टर साहब आपसे और चाहता हूं, क्योंकि सरकार के लोग हैं, राजनीतिक दल के लोग भी हैं इस पैनल पे। एज अ डॉक्टर आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि प्रोक्योरमेंट सरकार क्या करे, जो आम आदमी है वो क्या करे, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो क्या करें? जैसे जो आप बता पाए, जो आप देख रहे हैं मरीजों को, आप सिस्टम्स को देख रहे हैं, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, सरकारों को, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए कि लोगों को राहत मिले? देखिए, महामारी में सबकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। केवल सरकार, केवल आदमी, केवल आम इंसान या केवल प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। सबको एक साथ एक जगह पे हाथ जोड़ना पड़ेगा, अपना और अपनी स्थितियों को मजबूत करना पड़ेगा। लोग अभी भी मैं तो यूपी में रहता हूं और अपने शहर में ये देखता हूं कि लोग अभी भी उन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, जिन गाइडलाइंस के सिंपल तरीके से चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के जो इफेक्ट है। मास्क की कोई भी जो है वो फॉलो नहीं करना चाहता है, लोग मास्क को ठीक से लगाते नहीं पहन रहे। डॉक्टर, ठीक है, वैलिड पॉइंट, आपकी पॉइंट मान गया। ना सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, रैलीज में हमने देखा, कुंभ मेले में हमने देखा, कोई बात मानने को तैयार नहीं है। और एक सर्वे भी आया था जिसमें साफ बताया गया था कि देश भर में सिर्फ 14% ऐसे लोग हैं जो मास्क ठीक से पहनते हैं या पहनते हैं। बाकी लोग या तो मास्क पहनते नहीं है या फिर पहनते भी हैं तो ठीक से नहीं पहनते। वापस अभिषेक दत्त को वापस लाना चाहूंगा चर्चा में। अभिषेक, जो स्थिति है इस वक्त देश में, आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है सरकारों से, चाहे राज्य की सरकारें हो, देश की सरकारें हो, चूक हुई है? क्योंकि जिस हिसाब से सिस्टम चल रहा है, अगर पीक और लेट होता है तो बिल्कुल बेबस नजर आएगी सरकार। देखिए, मैं चूक की बात, क्योंकि ये इश्यू बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, परंतु एक चीज को समझे, कल रात को सभी टीवी चैनलों में दिल्ली में दिखाया कि किस तरीके से प्रवासी मजदूर फिर से हजारों लाखों की संख्या में बस स्टॉप पे पहुंच गए। सरकारों को प्लान करना पड़ेगा। ऑल ऑफ अ सडन आप बोलोगे कि 2 घंटे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, कोई व्यवस्थाएं नहीं बनाओगे तो कहीं ना कहीं ये परेशानियां फिर से आएंगी। ऑक्सीजन की मैं बात करना चाहता हूं। पहले 1200 मेट्रिक टन की प्रतिदिन की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा बता रहा हूं। आज वो डेटा 4800 मेट्रिक टन प्रति डे की हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आ गई है। और ये केवल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन तक लिमिटेड नहीं है, उसको किस तरीके से आप पेशेंट तक पहुंचाओगे वो पूरा एक प्रोसेस है। क्या उसके ऊपर हमने काम करा है? जो हमको पिछले 6 महीने मिले थे लॉकडाउन के बाद में, ये समय था सरकारों को व्यवस्थाएं बनाने के लिए। पर दुख की बात यह है कि इस बार मौतें ज्यादा हो रही हैं। अगर आप खुद देखोगे, आपके
आपके आसपास के सर्कल में लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं और अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति भी बेड ना मिलने की वजह से, आईसीयू ना मिलने की वजह से उसकी जान जा रही है। ठीक है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, शमशान घाटों में लकड़ियां खत्म हो गई है। अगर दिल्ली के अंदर जो नगर निगम द्वारा शमशान घाट बनाए गए हैं वहां पे लकड़ियां नहीं है, मतलब इंतजाम जो होना चाहिए था अभिषेक को नहीं है। सोमनाथ भारती जी को लाऊंगा। सोमनाथ जी रिस्पॉन्ड करिए। अभिषेक कह रहे हैं जो इंतजाम होना चाहिए था, जब पिछली बार लॉकडाउन हुआ इतना समय मिला, वो सरकारों ने वो इंतजाम नहीं कर पाई। देखिए, इंतजाम तो हमने बहुत किए। मैंने जैसे पहले कहा था, इस वक्त दिल्ली में कोविड के 20,000 बेड हैं और आईसीयू के करीब करीब 5,000 बेड हैं। मुसीबत क्या हो रही है कि हम बीच में हैं। दिल्ली ऐसा राज्य है जो कि पूर्ण राज्य नहीं है। हमसे उम्मीदें सारी हैं, लेकिन हमें जो व्यवस्था देनी चाहिए वो दे नहीं पाते। मैं तो उस बात पे जाऊंगा कि भाई जिस प्रकार से, चूंकि जब आप कहते हो कि डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, 2 गज की दूरी का पालन नहीं हो रहा है, एक चीज तो सोमनाथ जी बिहेवियर में तो लाना पड़ेगा जो देश के सबसे अव्वल नंबर पे आते हैं। एक सेकंड में आ रहा हूं, सोमनाथ जी एक चीज ऐड कर पूरी करने दीजिए। बिल्कुल पूरी करिए। एक चीज ऐड कर दे रहा हूं मैं इसमें, सिर्फ ऐड कर दूं। जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था, आपने एक ऐप बनाया था अस्पतालों का जो कि दिखाते थे कि कितने वैकेंट्स बेड हैं, कितने वैकेंट्स आईसीयू हैं। लेकिन सोमनाथ जी, कोई भी व्यक्ति, मेरे पास ऐसे कम से कम 10 फोन आए होंगे जिन्होंने फोन किया कॉल सेंटर्स पे, कहा हमको बेड चाहिए, हमारे रिश्तेदार या हमारे घर में रह रहा व्यक्ति इस समय तड़प रहा है, ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन सोमनाथ जी, बेड बिना पैरवी के कहीं भी बेड नहीं मिल रहा है, यह भी एक हकीकत है। रजत, देखो हो क्या रहा है कि इनफैक्ट अगर मैं आपको डेटा के साथ बातें करूं, पिछले 3 दिन में दिल्ली के अंदर कुछ नहीं तो 5,000 बेड हमने एक्स्ट्रा क्रिएट किए हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन इक्विप्ड हैं, कंसंट्रेटर लगाए हुए हैं, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स का जो अक्षरधाम टेम्पल के बगल में फैसिलिटी हो वहां हो, या राउज एवेन्यू में स्कूल हो, या वेरियस जगहों पे हमने किया है, खूब किया है। हमारे मंत्री जितने अस्पताल है वहां जाकर भ्रमण कर रहे हैं, वहां जाकर के बता रहे हैं कि भाई क्या क्या और होना चाहिए, अपने आप को खूब एक्सपोज कर रहे हैं। हम सब रिस्क ले रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, इस वक्त 7 सांसद दिल्ली से हैं, एक भी भाजपा का सांसद सातों के सातों दिल्ली में कहीं नहीं दिखता। तो जो लोग जनता के प्रतिनिधि चुनकर के आते हैं वो कहां हैं? गौतम गंभीर आईपीएल के कमेंट्री कर रहे हैं, मनोज जी कलकत्ता में रिक्शा चला रहे हैं, मीनाक्षी लेखी जी वहां पे कुछ गाना राजीव जी चला रही हैं। राजीव जेटली जी नहीं आता। राजीव जेटली जी आप जवाब दीजिए। सोमनाथ जी उठा रहे हैं कि भाई बीजेपी के सारे सांसद हैं, सारे सांसद नदारद हैं। राजीव जेटली जी, सोमनाथ जी का जवाब दीजिए आप। बड़ा आसान है दिखना, बहुत ही आसान है। हम दिख सकते हैं, 24 घंटे दिख सकते हैं, जनता को दिख सकते हैं। हम जो ऑक्सीजन के ऊपर खर्चा करना है उस खर्चे को कहीं और लगा दें। हमने बेड के ऊपर जो खर्चा करना है उस खर्चे को कहीं और लगा दे। रजत जी, इससे आपका नुकसान हो जाएगा। जो बात मैं कहने वाला हूं, बार बार आकर विज्ञापन के माध्यम से 24 घंटे टीवी पे बैठे रहना और ये बोलना अब हमारे पास 100 बेड रह गए, अब हमारे पास 50 बेड रह गए, अब हमें इतने बेड की जरूरत है। अरे भाई, आप कर क्या रहे हैं? आप सारा दिन टीवी पे बैठ के केवल अपने विज्ञापन देते हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप दिल्ली की जनता का पैसा अपना विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं। ऑक्सीजन पे क्यों नहीं लगा रहे आप उसे? बेड पे क्यों नहीं लगा रहे? तो ये जवाब नहीं देंगे, ये जवाब नहीं देंगे। राजीव जी जवाब नहीं देंगे। शायद थोड़ी अकल आ जाएगी। जिस वक्त नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन आपने राजीव जी नहीं है। राजीव जी देखिए, राजीव जी इस बात को समझिए। राजीव जी, इस समय गौतम गंभीर की बात नहीं है, सांसद की बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है जो इनको लगे कि हाँ उनको काम करना चाहिए। आज की तारीख में सोमनाथ जी आप काम कर रहे हैं। सोमनाथ जी आप काम कर रहे हैं, आपकी सरकार काम कर रही है। राजीव जेटली जी कह रहे हैं बीजेपी काम कर रहे हैं। हो सकता है गौतम गंभीर नहीं काम कर रहे हैं, हम इस वक्त छोड़ देते हैं गौतम गंभीर को। हम गौतम गंभीर को नहीं, हम छोड़ देते हैं। गौतम गंभीर ना काम करना चाहे ना काम करें। मैं ये कह रहा हूं कि जो समन्वय केंद्र और राज्य में होना चाहिए था, वो समन्वय केंद्र और राज्य में नहीं दिख रहा है। तो उसके ऊपर केंद्र सरकार क्या कर रही है? देखिए, मैंने आपसे सबसे पहले रजत जी यही बात कही थी कि देखिए, जो केंद्र की योजनाएं हैं उनके बारे में जो केंद्र सपोर्ट दे रहा है, सभी मुख्यमंत्रियों को उससे अवगत करवाया और सभी मुख्यमंत्रियों ने इस बात को अप्रिशिएट भी किया। जो सपोर्ट हमें मिल रही है बिल्कुल। राजीव जी जो बात आप कह रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल जब कल बोल रहे थे, उन्होंने भी कहा
कि मैं केंद्र का शुक्रिया अदा करता हूं कि हाँ उन्होंने पूरा हमें सपोर्ट दिया। इस समय कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, लोगों की जानें जा रही हैं। बात सिर्फ ये है, और जो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हम आज डिबेट कर रहे हैं, इसमें कोई राजनीतिक वो नहीं है कि जो तैयारियां केंद्र और राज्य की होनी चाहिए थी वो अप टू द मार्क नहीं है, उससे जनता परेशान है। राजीव जी देखिए, पहली बात तो यह है कि केंद्र एलोकेट करता है फंड, तो जैसे हमने वैक्सीन भी एलोकेट करी, और आपको मालूम होना चाहिए कि वैक्सीनेशन जो हुई उस तब तक तो वैक्सीन की कोई वैल्यू नहीं थी। हमने आपके चैनलों पर बैठकर चर्चा करी है, जिसके ऊपर चर्चा इस बात पर होती थी वैक्सीन ऑथेंटिक है कि नहीं। अभी तक तो यही बात आती थी, सभी राजनीतिक पार्टियां हमारी वैक्सीन के ऊपर उंगली उठाती थी। उसके बाद जब हमने उसे वैक्सीन दी, अब विश्वास कीजिए महाराष्ट्र के अंदर 5 लाख वैक्सीन खराब कर दी उन्होंने, क्योंकि उन्हें वैल्यू ही नहीं पता थी वैक्सीन की। इसी तरीके से पंजाब ने खराब कर दी, छत्तीसगढ़ ने खराब कर दी। पूरा आंकड़ा एक आरटीआई के जरिए मालूम पता चला है कि कितने प्रदेशों ने कितनी वैक्सीन खराब कर दी। आप बताइए, जिस वैक्सीन की वैल्यू नहीं थी, आज आप राजनीति कर रहे हैं उस वैक्सीन के ऊपर। और हमने जब मुहिम ना छेड़ी होती तो क्या हम 10 करोड़ अभिषेक वैक्सीन कर पाते क्या? अभिषेक, क्या वैक्सीन को लेकर जो राजनीति थी, क्योंकि कांग्रेस ने भी कई बार सवाल उठाया था वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर, जिस हिसाब से केंद्र सरकार काम कर रही थी उस पर भी कांग्रेस ने बताया था कि अनप्लान्ड लॉकडाउन है, क्या अभी भी उसी बात पर आप लोग कायम है? रजत जी, मैं सिर्फ 2 बातें इससे पहले कहना चाहता हूँ दिल्ली की व्यवस्थाएं को लेकर। बताइए। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अमित शाह जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने मिलकर राधा स्वामी सत्संग ब्यास में विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर 10,000 बेड का कोविड सेंटर आज से 6 महीने पहले खोला था। 3 दिन पहले मैं खुद ऑन साइट गया था। बड़ा दुख हुआ कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाया हुआ कोविड केयर सेंटर को आपने एकदम खत्म कर दिया। हमारे जाने के बाद आपके उप मुख्यमंत्री वहां पहुंचे और मात्र 500 बेड का अनाउंस आपने करा। और जो सोमनाथ भारती जी कोविड केयर सेंटर की बात कर रहे हैं, ये वो लिस्ट है। केवल 705 बेड बढ़ाने का प्रावधान दिल्ली सरकार ने करा। ये लिस्ट इनके सामने है। लोकनायक अस्पताल में 120 बेड, बाबा अम्बेडकर में 75 बेड, दीपचंद बंधु में 250, राजीव गांधी में 200, दीनदयाल उपाध्याय में 200 बेड, मात्र 705 बेड दिल्ली सरकार बढ़ा। सोमनाथ जी जवाब दीजिए। सोमनाथ जी जवाब। अभिषेक जी ठीक है, अभिषेक जी आपका एक मुद्दा उठाया है, सोमनाथ जी जवाब दीजिए। बता रहा हूं बताइए सोमनाथ जी, बताइए। बता रहा हूं। आज के तारीख में हमारे पास करीब 20,000 कोविड बेड हैं, जिसमें कि 5,000 बेड पिछले 7 दिन में क्रिएट किए गए हैं। हमारे पास आईसीयू के आज 4,500 से 5,000 तक बेड हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत भारी मात्रा में बढ़ाए गए हैं। मुझे लगता है इस वक्त बेडों की संख्या पर, और मुझे पता है कि रोज रात हो या दिन हो, किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सभी इस कार्य में लगे हुए हैं। इस वक्त कोई भी व्यक्ति इस बात का कोई नाजायज फायदा उठाने का प्रयत्न न करे कि किस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी सरकार ने इस प्रकार से अपने आप को नहीं झोंका होगा काम के अंदर। हम बिल्कुल नहीं कह रहे सोमनाथ जी, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप काम नहीं कर रहे हैं, ना हम कोई राजनीतिक आप कह सकते हैं मुद्दा इस डिबेट में बनाना चाहते हैं कि आप काम कर रहे हैं या आप काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है सोमनाथ जी, आ रहा हूं। सोमनाथ जी 1 मिनट में आ रहा हूं। सोमनाथ जी 1 मिनट में आ रहा हूं। सोमनाथ जी, सोमनाथ जी 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। तिवारी जी जुड़े हुए हैं शिवसेना से। तिवारी आ रहा हूं। अभिषेक जी 1 मिनट में आ रहा हूं। तिवारी जी, जो हालात हैं महाराष्ट्र के वो वाकई भयावह है, इसको कहने में कोई गलत नहीं होगा। क्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार में जो समन्वय होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, जिसके चलते पब्लिक परेशान है? नहीं, देखो हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे और नरेंद्र मोदी जी में प्रॉपर कांटेक्ट है। हर्षवर्धन जी से भी बात हो रही है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो महानगर है, सारे महानगरों की स्थिति सरीकी है। कल मुंबई की ज्यादा किशोर जी मानिए, मुंबई की स्थिति ज्यादा खराब है, और मुंबई के बाद दिल्ली, और अब हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश इसमें भी बढ़े। एक बार फिर चलते हैं डॉक्टर आशीष टंडन के पास। डॉक्टर साहब, क्योंकि बीच में राजनीतिक चर्चा भी हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है, किसने क्या काम किया है, नहीं किया है, हम वापस एक बार आपसे ये चीज समझना चाहते हैं, क्योंकि वक्त भी कम है। जितने पॉलिटिकल पैनलिस्ट हैं सब हमारे साथ हैं, राजीव जी ने अपनी बात रखी है, सबने अपनी बात रखी है। डॉक्टर साहब, इस वक्त लोग क्या करें, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, बेड्स की कमी है, इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है, दवाई की भी कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। आम आदमी जो परेशान है वो क्या करे? आम आदमी जो परेशान है उसको अपने डॉक्टर पे पूरा भरोसा होना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर के पास जाके सलाह नहीं, उनको टेलीफोन से सलाह लें। सब शहरों में
एक हेल्पलाइन बनी हुई है, हेल्पलाइन के द्वारा ले सकते हैं, या उस शहर के जो बड़े डॉक्टर्स हैं जो इसके लिए स्पेशली ट्रेंड हैं, कोविड की जो है ड्यूटी कर चुके हैं या कोविड के बारे में जानते हैं, उनसे सलाह लें। ज्यादातर केसेस में घर पे रह के जिनको वैक्सीन लगी है या जो माइल्ड केसेस हैं वो जो है घर पे आराम से जो है वो मैनेज किए जा सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। लोगों में थोड़ा सा भय व्याप्त हो गया है और वो बहुत ज्यादा इस चीज से डर गए हैं कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी या हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या सारा काम जो है हॉस्पिटल में होगा। एक जनता की बात और है, क्योंकि ये भी आपसे पूछना चाहता हूं, टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं और टेस्ट की रिपोर्ट भी डिले आ रही है क्योंकि इतने ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। ऐसे में जनता क्या करे? देखिए, ऐसा है कि ये म्यूटेंट स्ट्रेन है, म्यूटेंट स्ट्रेन में बहुत सी जो है वो टेस्ट निगेटिव आ रहे हैं और चूंकि ओवरलोडेड है लैब्स, तो टेस्ट को करने में टाइम लगता है। मशीन का एक फिक्स टाइम होता है, उस फिक्स टाइम में ही उतने टेस्ट डिलीवर कर सकती है। तो इसलिए जो है टेस्ट का नंबर बढ़ गया है, जो कि लोगों को लगता है कि साहब शायद लैब जो है वो डिले करके दे रहे हैं रिपोर्ट। ऐसा नहीं है, लैब भी 24 घंटे काम कर रही हैं, सरकारी मशीनरी 24 घंटे काम कर रही है, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा लोड हो जाने की वजह से रिपोर्ट्स में डिले हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के समय में जैसे यूपी सरकार ने जो है एक अध्यादेश जारी करके ये बता दिया है कि आपकी चाहे आरटीपीसीआर की रिपोर्ट पॉजिटिव हो, चाहे एंटीजन की पॉजिटिव हो, या अगर दोनों रिपोर्ट नेगेटिव है और केवल सीटी स्कैन में भी लीजन दिख रहा है, तो उसको आप प्रिजम्पटिव कोविड डिजीज करके जो है कोविड हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीट कर सकते हैं इफ द ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड एट हॉस्पिटल। और अगर माइल्ड डिजीज है तो उसको घर पे आराम से इलाज कर सकते हैं डॉक्टर्स के पूरे सहयोग पे। और डॉक्टर्स पूरा बैकअप दे रहे हैं, डॉक्टर्स बैकअप दे रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार डॉक्टर साहब लगे हुए हैं। एक क्लोजिंग कमेंट राजीव जेटली जी आपसे भी लेना चाहूंगा। हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जो है लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं, तमाम मीटिंग्स ले रहे हैं। आज भी 6 बजे उनकी एक मीटिंग है जिसमें फार्मास्यूटिकल्स के जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं, जितने लोग हेल्थ सिस्टम में उनसे बात कर रहे हैं। प्रेशर कहीं ना कहीं सरकारों पर है, राजीव जी मानते हैं आप, क्योंकि हालत जो है वो खराब हो रही है, इसीलिए हमने शायद लिखा है वेंटिलेटर पर सिस्टम। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। ऐसा नहीं कि प्रेशर नहीं है, बहुत प्रेशर है। जिस तरीके के हालात हैं उसमें सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर है, सरकार को बहुत काम करना है। अभी डॉक्टर साहब ने एक बात बोली थी, मुझे लगता है आपसे आग्रह करूंगा, ये शायद जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री टीवी पे एडवर्टीजमेंट देके कुछ मैसेज देते तो उनको मैसेज ये भी देना चाहिए, क्योंकि लोग पॉजिटिव होते ही एक बेड ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जो सक्षम व्यक्ति हैं, जिनका अच्छा इंश्योरेंस है, जिनके पास अच्छी पेइंग कैपेसिटी है, वो इमीडिएटली अपना बेड ऑक्यूपाई कर लेते हैं विदाउट एनी सिम्टम। तो वहां पर क्या होता है, जो जरूरतमंद होता है उसके पास बेड नहीं मिल पाती। हम बार बार राजीव जी आपने बात बताई, मैं भी वही बात कह रहा हूं कि अगर बहुत जरूरत नहीं है तो हॉस्पिटल की तरफ मत जाइए, जो बहुत क्रिटिकल केसेस हो वही हॉस्पिटल जाए। हमारे साथ राजीव जेटली बीजेपी की तरफ से जुड़े, अभिषेक दत्त कांग्रेस की तरफ से, सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी की तरफ से, किशोर तिवारी शिवसेना की तरफ से और डॉक्टर आशीष टंडन। डॉक्टर साहब आज वक्त की कमी है, फिर आपसे जुड़ूंगा, फिर आपसे कमेंट लूंगा। आज वक्त की थोड़ी कमी है, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आप सब आए, हम लोगों ने एक साथ बातचीत करी और समझने की कोशिश करी कि आखिर सिस्टम इतना लचर क्यों हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए।